सर सबसे पहले तो ये बता दें कि जाहिदा फाउंडेशन का कब आपने स्टार्ट किया और ये सोच कहाँ से आई, कैसे इतने लेवल तक पहुँचाया? ये सोच मेरी माँ की सोच है, जाहिदा बेगम, जो हमेशा ये कहती थी कि 1 रुपया दे के तो देखो, 72 रुपया जेब में वापस आ जाएगा। ये उनकी सोच थी। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और यही करने की ताकीद की। 10 साल पहले मैंने फारूक जुनून फाउंडेशन बनाया, 6 साल पहले मैंने जाहिदा फाउंडेशन बनाई। जाहिदा फाउंडेशन सिर्फ ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करती है जो समाज में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये अवार्ड द चोजन वन इस बार लोकल लोगों को दिया जा रहा है इस महामारी के दौरान, वरना देश भर से लोग इस अवार्ड को लेने के लिए हर साल 31 जनवरी को इसी ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते थे। इस बार हालात भी ऐसे नहीं हैं और इस बार समाज सेवा करने वाला एक नया तबका उभर कर सामने आ गया, जिसे हम आम आदमी कहते हैं, जो छिपा हुआ है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको कोई पहचानना चाहता नहीं है। उसने अपनी छोटी छोटी बचत, जिसके पास 20,000 था, जिसके पास 2 लाख था, जिसके पास 4 लाख था, बिना कुछ आगे पीछे सोचे उसने सब जो है लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए खर्च कर दिया। चाहे दवा बांटना हो, चाहे खाना बांटना हो, है कि नहीं, चाहे सिलेंडर देना हो, चाहे ऑक्सीजन देनी हो, उसने निछावर कर दिया। ये हैं सच्चे समाज सेवी जो अब इस साल इस महामारी के दौरान उभर कर सामने आए हैं और जाहिदा फाउंडेशन ने उनकी खोज की है। यह सिलसिला इस साल शुरू हुआ है। हम सभी ऐसे लोगों को जो आम जन हैं धीरे धीरे करके द चोजन वन का इनाम दे देंगे। ये जेन्युइन है, डाउन टू अर्थ है। सर कोविड काल में आपको डर नहीं लगा? कोविड काल में जब पहला लॉकडाउन हुआ तो मैं काम कर रहा था, मेरा स्टाफ भी काम कर रहा था ऑफिस में। मुझे कोविड हो गया। ऐसा कोविड हुआ कि डॉक्टरों ने कह दिया कि हम नहीं बचेंगे। मुझे पीजीआई में रखा गया, कोरोना राजधानी हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने कहा कि 10 घंटे के बाद इनका इंतकाल हो जाएगा। उन्होंने जितना पढ़ा था उतना अनाउंस कर दिया। तो ये सब रो रहे थे। मेरी बेटी डॉक्टर है पीजीआई में, वो भी रो रही थी। लेकिन देखिए अल्लाह का करना, अच्छे कामों का करना, नई ज़िंदगी मिली, आप लोगों के बीच में फिर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आ गया। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रिकॉशन है, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, भीड़ नहीं लगाना, कोशिश करना चाहिए कि जब तक पूरी तरह से कोरोना हमारा पीछा ना छोड़ दे, हम ये तालीम भी दूसरों को देते रहें और हम भी इसको जो है बरतते रहें। सर एक पॉइंट पे आपसे चाहते थे भाई, स्कूल की फीस आपने माफ़ की 15% तक, करीबन जनरल करीबन 33 लाख तक का आपका शायद 35 लाख रुपये 35 लाख तक आपने माफ़ किया। इसके बारे में सर कुछ बताना चाहिए कि वो एक ऐसा मौका था कि एजुकेशन के दरवाजे भी बंद हो रहे थे, पूरे मुल्क में हाहाकार था और जो सरकार है और जो ये राजनीतिक लोग हैं ये तरह तरह की बातें कर रहे थे। प्राइवेट स्कूल चोर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्या समझे, अरबों कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। मैंने अपने स्कूल्स एसोसिएशन की मीटिंग में प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि हम सबको मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि इस तरह की बातें बंद हो जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का कारोबार ख़त्म हुआ है, नौकरियां गई हैं, उनको फ़ीस देने में दुश्वारी है। फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते तो ऐसा तो कर दे कि इस साल की फ़ीस अगले साल ले लेंगे, टुकड़े टुकड़े में ले लेंगे। मैसेज जो दे सकते थे उनसे लिया जा सकता था। रोज़ मैसेज भेजने की क्या ज़रूरत है? जिसके घर में मरीज़ है उसके यहाँ रोज़ मैसेज जा रहा। दिनर स्कूल ने कोविड काल में कभी एक मैसेज फ़ीस के लिए पिछले साल नहीं भेजा। हमने दरवाज़ा खोल दिया कि जो भी आएगा उसको हमसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आवे अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए 15% ऑफिस में उसको दे दिया जाए। एंड वी हैव गिवन इट। बहुत से बच्चों की तो एजुकेशन रुक गई, वो हमारे पास लौटे ही नहीं, आए नहीं, कांटेक्ट नहीं किया। उससे स्कूल को भी बहुत नुकसानात हुए, लेकिन जो आए उनको भी हमने छूट दी। और ये जो 15% छूट है उसको अगर ठीक से समझाएं तो छूट हमने बहुत से लोगों को 50% दी, कुछ को 30% दी, कुछ को 20% दी, कुछ को 15% दी। बिल्कुल। हमारी कोशिश थी कि जो जेन्युइन है उनको छूट मिले। होता क्या है समाज में कि जो इनजेन्युइन लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है वो शोर सिपारिश लगा के कंसेशन ले लेते हैं। हमने ऐसा होने नहीं दिया। अगस्त तक हमने ये किया, सितंबर में मुझे कोरोना हो गया, जनवरी में मैं लखनऊ से लौटा, फिर से काम शुरू हो गया। सर एक छोटा सा सवाल है, लोग ज़्यादातर पॉलिटिशियन हो या और भी लोग हों,
वो स्कूल पर बात करते हैं, बच्चों के जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन पे बात करते हैं, उनका क्या, जो वो अध्यापक शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी सैलरी का क्या आखिर उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। देखिए, हम प्राइवेट स्कूल हैं, हम कमर्शियल स्कूल हैं सरकार की नज़र में। वी आर कमर्शियल स्कूल्स, तो हमारी तो कहीं से देनदारी नहीं बनती कि हम कंसेशन दें। बिजली कमर्शियल, पानी कमर्शियल, बिजली का टैक्स कमर्शियल, एंड वी आर आस्क्ड टू पे एट पार टू द गवर्नमेंट। यही सरकार हमसे कहती है कि जो हम देते हैं उसके एट पार आप तनख्वाह दीजिए, नहीं तो हम आपको एनओसी नहीं देंगे। सर, टीचर्स का भी तो परिवार होता है, उनको सैलरी का कैसे? तो ये तो आप लोग सोच रहे हैं ना। हमारे सामने जब मुश्किल आई, दरवाजे बंद होने की नौबत आई, तो हमारी टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने, 125 लोगों ने कहा कि सर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक नहीं संभलता है आप आधी देंगे तो हम खुश रहेंगे, वो पढ़ाते रहेंगे। ज़ोरदार तालियां मेरे स्टाफ के लिए, उनकी सेक्रीफाइसेस के लिए। अब धीरे धीरे सब रास्ते पर वापस लौट रहा है, लोग फिर से स्कूलों में आ रहे हैं, सैलरियां फिर से वापस पूरी हो रही हैं। तो इसमें सबका जज्बा होगा तभी समाज का फ़ायदा होगा। और अंग्रेज़ी स्कूलों को जो लोग चोर, डाकू, मठाधीश कहते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं होंगे तो अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा पाओगे? क्यों नहीं जाते? यहाँ का केंद्रीय मंत्री जो है रोज़ तो कहता था कि हमारे स्कूलों में आइए। आप क्यों सेंट जोसेफ में लाइन लगाए हुए थे? आप क्यों सेंट मैरीज में लाइन लगाए हुए थे? वी आर प्राइवेट, हम टैक्स भी देते हैं, हम एजुकेशन भी देते हैं, कोशिश होती है कि एट पार तनख्वाह भी दे दें। बॉयज़ हाई स्कूल, सेंट जोसेफ, ये सब ऐसे स्कूल हैं जहाँ 7th पे कमीशन मिलता है टीचर्स को। हम लोग नए स्कूल हैं, 24वें साल में हमारी भी कोशिश है कि शहर में बेहतर से बेहतर तनख्वाहें मिले ताकि बिनहर का नाम ऊंचे से ऊंचा होता चला जाए। बिल्कुल सर, ये जायदा फाउंडेशन को आप कहाँ तक देख रहे हैं आगे? जायदा फाउंडेशन पूरे देश में काम कर रही है। यहाँ भी 4 स्लम स्कूल डायसीज़ ऑफ इलाहाबाद के कोलैबोरेशन के साथ हम चला रहे हैं। उसमें हर मजहूब मिल्लत के बच्चे हैं, ऑर्फनेज हैं, अनाथ हैं, उनको किताबें दी जाती हैं, टाइम टेबल बनाया जाता है, उनके टीचर्स को सब्सिडी दी जाती है। वी आर डूइंग एवरीथिंग, लेकिन हम साथ में नहीं पढ़ा सकते। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा और एक झोपड़पट्टी का बच्चा साथ में पढ़े। स्कूल के स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इसी एरिया में 4-6 स्कूल हैं जो रोज़ लगते हैं, जहाँ रोज़ टीचरें पढ़ाती हैं। आप उनके योगदान को सोचिए। डायसीज़ ऑफ लखनऊ, डायसीज़ ऑफ इलाहाबाद उन स्कूलों को चला। इक्वलिटी नहीं ख़त्म हो जाएगी अगर बच्चे उसमें कहते हैं कि हमको उस स्कूल में और बेशक इससे इक्वलिटी ख़त्म होती है, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ये मसला बिनहर स्कूल और जायदा फाउंडेशन का नहीं है, ये मसला उस इंसानी समाज का है जहाँ पर हर जगह इनइक्वलिटी भर दी गई है। समझ रहे हैं? बराबरी की बात सब करते हैं। आप देखिए वो शेर अल्लामा इकबाल का एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ऐसा है? अरे ये अंसारी की बिटिया से हम शादी नहीं करेंगे, हम पठान हैं, ऐसा है? मस्जिद की सफ़ में इक्वलिटी से नहीं होता है, समाज में इक्वलिटी होना चाहिए। समाज इन चीज़ों को तोड़े, बिनहर स्कूल आगे बढ़ के सबसे पहले तोड़ देगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर।